हरे कृष्णा, वेलकम टू अवर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो इस वीडियो में हम लोग क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर हम लोग क्रिमिनोलॉजी के बारे में थोड़ा सा समझे तो एक मेजर काम अगर हम लोग देखें क्रिमिनोलॉजी का तो ये है कि क्रिमिनल बिहेवियर को पढ़ना और पता लगाने की क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं क्राइम का। तो ये जो हमारा क्लासिकल स्कूल है उसमें यही चीज़ करी गई थी। और साथ ही बकेरिया जो है उन्होंने काफ़ी रिफॉर्म सजेस्ट किए जो कि हम अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ला सकते हैं। तो हमारा जो मेजर फोकस है क्लासिकल स्कूल में वो बकेरिया के ऊपर होने वाला है। अब ये स्कूल एमर्ज कैसे हुआ, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। तो उस समय क्या था, स्पिरिचुअलिस्टिक अप्रोच को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी। अब क्या हुआ, उसके अगेंस्ट लड़ाई करने वाले नेचुरलिस्टिक अप्रोच वाले लोग आए। अब स्पिरिचुअलिस्टिक अप्रोच वाले लोग क्या मानते थे, उन लोगों का ये मानना था कि जो क्राइम है वो एक सिन है और स्पिरिचुअलिस्टिक अप्रोच की आड़ में बहुत ज़्यादा ग्रूसम पनिशमेंट देते थे, बहुत हार्श पनिशमेंट देते थे। अब इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो बेकेरिया की बुक आने से पहले, बेकेरिया का काम पब्लिश होने से पहले, आने से पहले, थॉमस एक्विनास जो कि अराउंड 500 ईयर्स पहले जो थे, उन्होंने अपनी बातें बताई थी। तो वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ कहा कि ये जो क्राइम है वो सिन के इक्विवेलेंट है। तो जब कोई क्राइम कर रहा है तो इसके अंदर जो नुकसान है वो सिर्फ और सिर्फ जिसके विक्टिम के साथ नहीं है, विक्टिम का ही सिर्फ नुकसान नहीं हुआ बल्कि ये जो क्रिमिनल है उसके साथ भी, उसका भी नुकसान हुआ है। क्यों? क्योंकि इससे अपनी ह्यूमननेस खो रहा है। और जो थॉमस एक्विनास थे उनका ये कहना है कि हमारे अंदर टेंडेंसी है टू डू गुड रेदर देन द इविल, लेकिन जब कोई क्राइम करता है तो जो उसकी नॉर्मल टेंडेंसी है उससे वो अलग जा रहा है। तो क्राइम करना एक तरीके से पाप माना गया था। तो उसकी बहुत ही ज़्यादा क्रूअल पनिशमेंट थी। लाइक मैंने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा है तो कुछ इस तरीके की पनिशमेंट थी कि आई थिंक हाथ पैर तोड़ के, है ना, और व्हील्स पे बांध देना और जो फेस था स्काई के टुवर्ड्स करना, है ना। तो बहुत ग्रूजम पनिशमेंट थी, बहुत ज़्यादा क्रूअल पनिशमेंट थी। तो उस समय क्या हुए, नेचुरलिस्टिक अप्रोच वाले थिंकर्स आ रहे थे। बहुत सारी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज हम पढ़ते हैं उसी समय एमर्ज हो रही थी। बेकेरिया के आने से पहले बहुत सारी ऑलरेडी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो थी आउट हो चुकी थी, जिसके बारे में लोग जानने लग गए थे। तो थॉमस हॉब्स की थी। तो थॉमस हॉब्स का कहना था कि ये जो क्राइम होता है ना, इसके ये मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर कुछ टेंडेंसी है टू डू गुड, ऐसा कुछ नहीं है। हॉब्स का ये कहना था कि जो क्राइम होता है उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि सबका अपने एक इंटरेस्ट होता है, सब अपने इंटरेस्ट को परस्यू करना चाहते हैं। अब जब सब अपने इंटरेस्ट को परस्यू करेंगे तो सीधी सी बात है, क्लैशेस तो होंगे ना। तो इतना तो लोगों को क्लियर हो चुकी थी ये चीज़ कि सब अपना इंटरेस्ट नहीं परस्यू कर सकते। तो एक तरीके से हमने पीस ट्रीटी साइन किया, स्टेट को जो है अपने राइट्स को सरेंडर किए और उससे क्या हुआ कि सब उसी चीज़ को मानेंगे, सब सोसाइटी के इंटरेस्ट में काम करेंगे। और फिर ये भी कहा गया कि पनिशमेंट रखी जाए, पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करी जाए जो भी इस सोसाइटी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करता है। तो ऐसे बहुत सारी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी थी। अब जब ये बकेरिया का जो वर्क पब्लिश हुआ, आई थिंक 1764 में हुआ, उसके तुरंत बाद ही फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन आया। तो उस टाइम जो उनका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बना उसका बेसिस जो था बकेरिया का ही वर्क था। तो बकेरिया के वर्क को काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला। उस समय जो बकेरिया ने अपना काम पब्लिश किया था वो बहुत रेडिकल था, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए ना तो ये था कि एकदम स्टेट के अगेंस्ट तगड़ी लड़ाई थी। क्यों? क्योंकि उस समय स्पिरिचुअलिस्टिक अप्रोच प्रिवेल कर रहा था। और इनफैक्ट जो चर्च था उस चर्च में एक इंडेक्स होता है कि लिस्ट ऑफ फॉरबिडन बुक्स। तो जो बेकेरिया का बुक था उसे फॉरबिडन बुक्स माना गया। और काफ़ी जो थे अपने वर्क को लेके बहुत ज़्यादा फियरफुल थे और डरे हुए थे, लेकिन फिर भी से काफ़ी अप्रिसिएशन मिला। ऑल्दो हम बाद में देखेंगे कि क्यों ये सक्सेसफुल नहीं रहा, बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है बेकेरिया का वर्क का। तो अब जो बेकेरिया के हम लोग बात करें तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में बेकेरिया का क्या कहना था। सबसे पहली चीज़ तो उन्होंने ये बताया कि ये जो भी पनिशमेंट है और जो भी क्राइम है, क्या एक्ट क्राइम है, उसके लिए क्या पनिशमेंट होनी चाहिए, ये काम है लेजिस्लेचर का। ये लेजिस्लेचर को डिसाइड करना है। जुडिशियरी जो है उसको इसका डिस्क्रिशन नहीं देना है। उस समय जुडिशियरी के पास बहुत ज़्यादा डिस्क्रिशन था, लेकिन बेकेरिया ने बोला नहीं, जुडिशियरी का काम ये नहीं है। दूसरा, बेकेरिया ने ये बोला कि जो जजेस हैं उनको लिटरल इंटरप्रिटेशन करना है, मतलब जो लिखा है उसे एज इट इज़ करना है, जजेस को अपना दिमाग नहीं लगाना है। और फिर इनफैक्ट बेकेरिया ने बोला कि ये तो बहुत डेंजरस लाइन है कि टू अप्लाई द स्पिरिट ऑफ द लॉज। लेकिन अभी हम लोग इंटरप्रिटेशन स्टैच्यूज पढ़ते हैं और फिर जो हम अलग अलग जजमेंट्स या फिर अलग अलग हम लोग इंटरप्रिटेशन देख रहे हैं, तो हमारा जो है लिटरल इंटरप्रिटेशन के टुवर्ड्स तो पूरा फेवर नहीं है। हमारा कोशिश ये रहता है कि जो स्पिरिट है लॉ का
उसको इफेक्ट में लाया जाए। फिर इन्होंने ये बताया कि जो भी लॉज है ना उन्हें पब्लिक करना, सबको पता होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ पनिशिंग, हमें पहले स्टेप पे तो यही सोचना चाहिए ना कि हम लोग क्राइम को कैसे रोक सकते हैं, तो ये हमारा काम होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने पनिशमेंट के बारे में बताया कि पनिशमेंट कैसा होना चाहिए। तो पनिशमेंट इन्होंने बताया कि इस तरीके का होना चाहिए मतलब जितना हार्म वो सोसाइटी को इन्फ्लिक्ट कर रहा है, उस पर्टिकुलर एक्ट की वजह से जितना हार्म सोसाइटी को हो रहा है उतना ही हम सीरियस मानेंगे उसे। यहाँ पे उन्होंने बोला कि इंटेंशन को मतलब ज़्यादा रोल नहीं दिया। ये कहा कि इंटेंशन से फ़र्क नहीं पड़ता है, क्या पता किसी का इंटेंशन बहुत अच्छा हो लेकिन जो एक्ट हो बहुत ख़राब हो सकता है, या फिर किसी का इंटेंशन बहुत बेकार हो लेकिन जो सोसाइटी के लिए एक्ट हो बहुत अच्छा हो सकता है। तो इंटेंशन से मतलब नहीं है, कितना हार्म हुआ है सोसाइटी को उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्राइम कितना सीरियस होना चाहिए, और जिसका पनिशमेंट एकदम प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। जितना हार्म हुआ है उतनी ही पनिशमेंट होनी चाहिए। उसका काम होना चाहिए डिटरेंस क्रिएट करना। जितना हार्म हुआ है उससे थोड़ी भी ज़्यादा पनिशमेंट बेकार है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उस समय स्पिरिचुअलिस्टिक थॉट प्रोसेस चल रहा था, तो उधर जो पनिशमेंट तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हार्श थी। तो जो लड़ाई थी इसी चीज़ के अगेंस्ट थी कि जो पनिशमेंट है वो जस्ट रहे, एक्सेसिव में ना हो। और फिर उसके बाद ये चीज़ बताई गई कि जो पनिशमेंट है वो सर्टेन रहना चाहिए, मतलब फिक्स रहना चाहिए। दूसरा प्रॉम्प्ट होना चाहिए कि जब क्राइम हुआ और जो पनिशमेंट मिलने का जो बीच का समय है वो बहुत कम होना चाहिए। क्या आपको लगता है हमारा जस्टिस सिस्टम जो है उसमें पनिशमेंट जो है वो प्रॉम्प्ट है? रीज़न बेकेरिया का ये था प्रॉम्प्ट होने का, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक तरीके से और ज़्यादा क्रूअल होगा, जो ऑफेंडर है उसके लिए बहुत ज़्यादा क्रूअल होगा, क्योंकि पता ही नहीं है कि कब हो सकता है कब नहीं हो सकता। और एक और चीज़ ये भी हो सकता है कि अगर सपोज पनिशमेंट प्रॉम्प्ट नहीं है तो समवेयर वी ऑल आर ह्यूमंस, तो सबके अंदर एक फॉरगिवनेस वाली भावना आ सकती है, तो जो अक्यूज है उसे शायद ही पनिशमेंट ना मिले। सो दिस इज बेसिकली माई ओपिनियन एंड वॉट आई हैव रेड अकॉर्डिंग टू डेट आई एम सेइंग, एंड एवरी वन कैन हैव देयर ओन ओपिनियन। और जिस तरीके से हम लोग अपने लॉज को पढ़ते हैं, जैसे हम लोग जजमेंट्स को देख रहे हैं, जैसे लेजिस्लेचर काम कर रहा है, सबका अपना इंटरप्रिटेशन हो सकता है। तो अगर एक बार मैं थोड़ा सा शॉर्ट में अगर आपको क्रिस्प तरीके से बताना चाहूँ कि क्या था बेकेरिया का लॉ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में कहना, तो पहले ये था कि सर्टेन होना चाहिए, जो भी पनिशमेंट है वो सर्टेन होना चाहिए, डिटरेंट इफेक्ट होना चाहिए उसका, और उतना ही पनिशमेंट दिया जाए जितना क्राइम है, उससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए। तीसरी चीज़ वो प्रॉम्प्ट होना चाहिए। चौथी चीज़ वो पब्लिक होना चाहिए, जो भी लॉज वगैरह सब एकदम पब्लिक होना चाहिए। पांचवी चीज़ जो ये है कि जो जुडिशरी का रोल है वो कम होना चाहिए, लेजिस्लेचर का रोल जो है ज़्यादा होना चाहिए। तो ऊपर ऊपर से यही था जो बेकेरिया ने कहा था। लेकिन अब क्या हुआ, अब ये जो बेकेरिया का जो हमने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में पढ़ा, इसमें क्या था, सबको सेम ही ट्रीटमेंट मिल रहा था। फ़र्क ही नहीं था कि कौन फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, कौन सेकंड टाइम ऑफेंडर है, कौन माइनर है, कौन मेजर है, कौन इंसेन है, कौन मतलब मेंटली ठीक इंसान है, कोई डिफरेंस ही नहीं। बच्चों में है ना, अडल्ट में किसी तरह का डिफरेंस ही नहीं किया जा रहा था। और उसके बाद जो लॉज थे, मतलब जो कोड बनाए गए थे, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। जजेस के पास कोई डिस्क्रिशन ही नहीं था, जो कहा जा रहा था जजेस को वही करना पड़ रहा था। मतलब कोई इंडिविजुअलाइजेशन नाम की तो चीज़ ही नहीं थी। जो लिखा है एक तरीके से, जज क्या था, जज का कोई कुछ काम नहीं था, जो लिखा है जस्ट एज इट इज़ बोलना है ना, जज को अपना दिमाग नहीं लगाना था। लेकिन प्रेजेंटली हम लोग अपना सिस्टम देखें, ऐसा तो नहीं है। हम मतलब से कंपेयर कर सकते हैं अपने सिस्टम से। तो जजेस के पास ऑप्शन है। हम लोग अगर CRPC देखेंगे, उसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट देखेंगे, और मतलब जो भी हम लॉज देखेंगे, हम देखेंगे कहीं ना कहीं जजेस के पास काफ़ी डिस्क्रिशन है। हर जगह जजेस को डिस्क्रिशन दे रखा है। और बहुत सारी जगह हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि जहाँ पे लॉज नहीं है, उस गैप को ब्रिज करने का काम हमारे जुडिशरी ही कर रही है। तो इसके वजह से फिर क्या हुआ, नियो क्लासिकल स्कूल आया। नियो क्लासिकल स्कूल में कुछ चेंजेस किए गए, मतलब वो क्लासिकल स्कूल जैसे ही था, लेकिन जो कुछ कमी थी, मेजर कमियां थी क्लासिकल स्कूल की, उसे एड्रेस किया गया। तो क्या थी कमी, सबसे पहले तो ये था कि इंडिविजुअलाइजेशन नहीं था, मतलब कोई सबको बराबर ही ट्रीट किया जा रहा था, है ना। जैसे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज नहीं था, कहा जाए तो आर्टिकल 14 नहीं था उन लोग के पास, है ना। तो सबको बराबर ही ट्रीट किया जा रहा था। जो मैंने बताया जैसे एडल्ट हो गया या माइनर हो गया, इनको सेम ही ट्रीट किया जा रहा था। तो या इसे थोड़ा चेंज किया गया। और दूसरा, जजेस को थोड़ा सा डिस्क्रिशन दिया गया, जिससे कि ये इंडिविजुअलाइजेशन वाला जो प्रोसेस है उसे इफेक्टिव किया जा सके। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। इफ दिस एनी फीडबैक डू मेंशन द कमेंट बॉक्स। मैं कोशिश करूँ उसे काफ़ी छोटे और क्रिस्प तरीके से बताऊँ। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।